अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। हस्बे रवायत, हस्बे मामूल, हस्बे तौफीक, उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा अब तक जो शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी तो दिन का आगाज हुआ है और आपको हमें भी देख के लग रहा होगा कि हमारा आगाज भी आपकी वजह से अच्छा हो गया है। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है ना, वाइस वर्सा चीज़ होती है ना। आप जितनी मोहब्बत करते हैं हम उतनी मोहब्बत आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान क्यों में इतनी मोहब्बत नहीं करते, हमारे सियासतदान क्यों हमारे बारे में इतना अच्छा अवेयर है, ये मैं समझ में नहीं आती। हमने देखा जनाब कौमी असेंबली में वजीर दिफा परवेज खटक साहब, यकीन नहीं आ रहा नहीं उन्होंने कहा है कि आके मुझे दिखाएं कि गुर्बत है खैर पख्तूनख्वा में, तो बेरोजगारी तो मुझे आके दिखाएं। बट उन्होंने मजेदार एक स्टेटमेंट दी है। उनके स्टेटमेंट अक्सर मजेदार होते हैं। नहीं अच्छा, तो इसके जवाब में हमने ये भी तो देखा ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है सिंध के। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट बोलूं, स्पेशली अगर अंदरूनी सिंध के जो हालात हैं, जितनी वहाँ पे गुर्बत है, उस हवाले से बात करो तो उनकी भी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी मज़ा खेज है वैसे कि मज़ा के खेज अपनी जगह, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है वो काबिल सताइश है। सड़कों की तामीर के हवाले से अगर हम देखें तो निस्बतन अगर आप रोड ट्रैवल करें तो अब किसी हद तक बज़ाहिर जो सामने सामने की साइड है देखिए वो गंबट वगैरह में, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़े बड़े शहर है जहाँ पर छोटी कच्ची है ना। इसके अलावा वाटर प्लांट्स आपको याद है जो लगे थे, उनका क्या हुआ। तो बहरहाल बहुत से मसाइल हैं जी, इस पे बात करेंगे कि बयानबाजी कैसे की जा रही है और कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि सब अच्छा है। इसके साथ साथ आज दुख की खबर ये जनाब कि PSL सीजन 6 से कराची किंग्स हो गया आउट। देखिए कल हुए थे 2 एलिमिनेटर, ठीक है, मैचेस। एक हुए थे पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स के दरमियान, जिसमें कराची किंग्स जो है वो आउट हो गया PSL सीजन। बड़ा अच्छा टारगेट दिया जी, बड़ा अच्छा मार्जिन दिया था जी जनाब, अच्छा मार्जिन, अच्छा टारगेट दिया था। लेकिन उस वक्त भी जब आप ये देखें कि तकरीबन 15वें ओवर का खेल खत्म हुआ था तो वहाब रियाज ने जब विकेट ली थी बाबर आजम की, तो उस वक्त स्कोर था गालिबन 105 और लग ये रहा था कि ये 40-50 बनाएंगे, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 70 रन तकरीबन बने और जो कैच आउट रन बने, मुझे लगा कि कल उसमें बहुत है। बैट्समैन मतलब आप देखें ना कितना बाबर आजम ने कितनी मेहनत की, बैट्समैन कमाल थे, लेकिन फील्डर्स कल जो फील्डिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं। और वो जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर थे हजरतुल्लाह, उन्होंने जो कमाल बैटिंग की है, 37 बॉल्स पर उन्होंने 73 रन की इनिंग्स खेली और उन्होंने जो चौके छक्कों की बरसात की, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मैच तकरीबन उन्होंने ही हमारे हाथ से निकाल दिया था। तो उनकी बैटिंग को क्रेडिट देना बिल्कुल ज़रूरी है। और कराची किंग्स की जानिब से जब स्कोर दे भी दिया गया था 175-76 रन का, तब भी ये कहा जा रहा था कि अभी 20-25 रन कम से कम इस ट्रैक पर मजीद होने चाहिए थे। चले जी, PSL पे बड़ी मजीद हमें बातें करी, लेकिन अभी हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। तो शो का आगाज करेंगे एक निहायत ही दिलचस्प स्टेटमेंट से। वैसे तो अवामी नुमाइंदों की जानिब से सियासी मैदान में मुखालिफिन को चैलेंज देना कोई बहुत बड़ी और बड़ी हैरत अंगेज बात नहीं होती, लेकिन वज़ीर दिफा परवेज खटक ने ऑपोजिशन को एक ऐसा चैलेंज दिया है कि जिसको सुनकर ऑपोजिशन नहीं बल्कि जो खुद हुकूमती अरकान है वो भी हैरान परेशान है कि ये परवेज खटक साहब क्या गए हैं। लेकिन मदीहा, मैं इसमें ज़रा सा आपसे डिफर करूंगा। मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये चैलेंज ऑपोजिशन को नहीं दिया, उन्होंने बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने चैलेंज दिया अवाम को, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम भी बात करते हैं महंगाई की, अवाम भी बात करते हैं, वो पिस रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उनसे ज़्यादा बात कौन करेगा। तो अवाम ये कहते हैं कि महंगाई है और दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है, परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन वज़ीर दिफा साहब कहते हैं कि सब अच्छा है। रावी चैन लिख रहा है, वो कहते हैं कि जी मुल्क में कहीं गुर्बत नहीं। चैलेंज करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई गरीब ढूंढ कर दिखा दे। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ को चैलेंज कर नजरा करते हैं, कहां पर गुर्बत आ गई। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे। जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, वो मुल्क रुक जाएगा। बताओ कि कौन बेरोजगार है, मजदूर नहीं मिलता, घरों में नौकर नहीं मिलते। और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी नौयत का बयान दिया है और वो ये कहते हैं कि लोग माने या ना माने, सिंध में काम हुआ है, ऐसा काम हुआ जो कोई बुजदार या इमरान नहीं कर सकता। वसाइल दिए जाते तो मजीद बेहतर काम कर सकते थे। अरे लोग माने या ना माने, इस सूबा में काम हुआ, ऐसे काम हुआ है जो कोई बुजदार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं, और हम कम वसाइल के बावजूद काम करते हैं। और यहाँ पर विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PTI को मुंतखब करने का बदला ले रही है। बजट में पैसा मौजूद है लेकिन कराची में काम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम से 5,200 रुपये मिले। सिंध के अवाम का पैसा अयान अली दुबई लेकर चली गई।
साहब मॉडलिंग कम किया करें, गवर्नेंस पे फोकस करें। आपकी तो जुराबें आपकी अपनी कमाई की नहीं है, जिस रेजर से आप शेव करते हैं वो करप्शन का है। वफाक ने 5400 अरब आपको दिया, आपने पिछले दिनों कहा उसका हिसाब कोई नहीं ले सकता। आपकी ऐसी की तैसी टैक्स पेयर का पैसा है, हिसाब भी लेंगे और आपके गले में से निकालेंगे भी वापस। चलें जी, एक बार फिर से आपको वापस लेके चलते हैं। वजीर दिफा साहब ने जो बयान दिया परवेज खटक ने, उन्होंने कहा कि भाई बताएं, गाड़ियां हैं लोगों के पास, अच्छा रहन सहन है, आखिर गुर्बत है कहाँ? तो पेशावर के शहरियों से हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाक़तन ऐसा है, उनका क्या मौक़िफ़ था। आप ज़रा देखिए। परवेज खटक साहब को ये बताएं, आप उससे ये पूछे कि वो कौन से खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो हर दूसरा तीसरा बंदा देखे गरीब आवाम है। हर बंदा यहाँ पे रोटी के लिए, कपड़ों के लिए जो है तरस रहा है। पेशावर का क्या हाल कर दिया, अभी बोल रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया, गरीबों का जिंदगी बर्बाद किया। एक तो लॉकडाउन ने हमें आके ख़राब कर दिए, लॉकडाउन की वजह से इतनी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई है कि खाने को पैसे नहीं है उनके पास, महंगाई ने मार दिया इसको। तो ये लोग आई एम श्योर के अब इन लोगों को देखेंगे परवेज ये खैबर पख्तूनख्वा से ही थे, ये बिल्कुल जी, अच्छी बात खैबर है। पख्तूनख्वा से, जी जी बिल्कुल। मीडिया भी बाज़ औक़ात पता नहीं किसी और मरीज से लोग लाके दिखा देते हैं। हो सकता है मार्स एलॉन मस्क ने जाके ना बनाया हाँ हो। जी। सॉरी, आपने बिल्कुल बात सही। अच्छा, लेकिन हमने जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना कि लोग माने ना माने सिंध में काम हुआ है, हाँ। तो हमने कराची के लोगों से पूछा कि भाई काम हुआ है, लोगों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तरक्की नहीं, तबाही की तरफ जा रहा है सिंध सारा। इसमें सिंध गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व है और वफाक भी पूरी इन्वॉल्व है। गरीब की कोई भी नहीं सुन रहा है, गरीब ऐसे पिस रहा है जैसे चक्की में आटा पीसते हैं। यहाँ तो कोई तरक्की नहीं है, हर आदमी दरपदर है, रोटी की तलाश में घूम रहा है। तो खुद जो है कागजों में तरक्की नज़र आ रही होगी, उनके जो वज़रा हैं और उनके दीगर जो अरकान हैं वो उनको जो पेपर्स दे रहे होंगे, पेपर्स में तो नज़र आ रही है, लेकिन बज़ाहिर तो सिंध आपके सामने है। माशाल्लाह बहुत तरक्की हो रही है, हर कोई बेरोजगार लगा पड़ा है। इतनी तरक्की तो नहीं है, लेकिन कुछ काम हुआ है, NICVD में काम हुआ है, कुछ हेल्थ में और इश्यूज में काम हुआ है। मेरे ख्याल में अभी तरक्की की ज़रूरत है। सिंध में तरक्की हुई है, तरक्की ये हुई है कि आज माशाल्लाह से कहीं भी बिजली नहीं है और एजुकेशन सारी बंद पड़ी है। बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो तरक्की आपको मेरे पीछे दिख रही है। ये बिलावल साहब ने हमें तरक्की दी है जो पूरी आवाम के सामने है। तरक्की ये सामने सारी नजर आ रही है आपके सामने। ये सारा सेवरेज का पानी मार्केट के अंदर आ रहा है, एंट्रेंस सारी खराब हो रही है इसकी। हमने जो तरक्की देखी, पेट्रोल की कीमतों में तरक्की देखी, कचरे के ढेर में तरक्की देखी, ये आप देख रहे हैं हैदराबाद का हाल क्या हाल है। आप देखें जगह जगह तरक्की हुई है, लोग बता रहे हैं ये देखिए तरक्की। एक तो लोग समझते नहीं है। भाई मेरी बात सुने, अगर पीछे कोई स्विमिंग पूल टाइप की कोई नदी है या कोई ऐसी सड़क है, इसको छप्पड़ कहते हैं पंजाबी तो में। छप्पड़ है तो आप कम से कम उसमें तैर सकते हैं, और फिर थैलियां उसके ऊपर यूं रखी हुई हैं ताकि आप डूब ना पाएं। तो हुकूमत आपका ही भला सोच रही है, आपको समझ नहीं आती, आप मासूम लोग हैं, आप भरोसा करें उन पर। चले जी, इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये कहेगा कि हमने कल वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब का एक बयान सुना, अपोजिशन को उन्होंने चैलेंज किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई गरीब या कच्चा मकान दिखा दें तो उन्होंने कहा बात बन जाएगी, आप दिखाएं मुझे आके कहाँ ऐसा है। तो क्या वाकई ऐसा ही है, पिक्चर इतनी ही अच्छी है, खैबर पख्तूनख्वा में सब खुशहाल है? परवेज खटक साहब को देखकर लगता है कि वो बहुत गरीब है और कच्चे से हैं, अभी पक्के नहीं है पूरी तरह से। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बयानात देने चाहिए, क्योंकि गुर्बत या अमारत ये बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मे है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, और गुर्बत ख़त्म हो गई है ये तो हम दुनिया में कहीं नहीं कह सकते। ये मुझे ज़रूर कहना है कि इस मनसब पर रहते हुए जो बड़े बड़े मनासिब पर इस वक्त हमारे वुज़रा हैं या हमारी बड़ी अहम शख्सियात हैं, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। गुर्बत की लकीर के नीचे यहाँ लोग रह रहे हैं, हम गुर्बत में नहीं रह रहे की बात कर रहे हैं। तो और इंसान वैसे भी गरीब होता है। गरीब की बात मैं आपको बताऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक दफ़ा पूछा, तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बयान किया, नहीं हमें नहीं पता, आप ही बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो है कि जो रोज़े हश्र इस हालत में अल्लाह के पास आए कि उसने नमाज़ें पढ़ी हों, रोज़े रखे हों, ज़कात दी हो, हज किया हो, लेकिन किसी का हक़ मारा हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के बारे में बोहतान तराशी की हो, तोहमत लगाई हो, गलत इल्ज़ाम लगाया हो, तो उससे बड़ा मुफलिस कोई नहीं, क्योंकि उसकी तमाम नमाज़ें और इबादत लेकर उस शख्स को दे दी जाएंगी जिस पर उसने तोहमत लगाई। तो मुफलिसी का कोई मयार मुकर्रर नहीं है। मुफलिस कौन है, किधर है, कहाँ है,
یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پرویز خٹک صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ ان سے متفق نہیں ہیں. وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مہنگائی کر کے ایک ڈرامہ کر رہی ہے. مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا. کیا واقعی ایسا ہے؟ پرویز خٹک صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. میں تو خود حیران ہوں کہ وہ آج کیسی باتیں کہہ گئے. میں دیکھیے عمران خان کا ساتھی ہوں, میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں. میرا کیپٹن جو کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں, اور میرے کیپٹن اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ملک میں مہنگائی بڑھی ہے اور وہ اس کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لے کر آ رہے ہیں. تو جو وسائل بروئے کار لا رہا ہو, جو کوششیں کر رہا ہو, جو خدمت پر یقین رکھتا ہو, تو میں اس کی بات مانوں گا, اس کی بات سنوں گا. میں وزیر اعظم کی بات سنوں گا. عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ... لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک ایسا بیان دیا. وہ کہہ رہے کہ بھی سندھ میں کام ہوا ہے, کوئی مانے نہ مانے, اور ایسا کام ہوا ہے کہ جو نہ بزدار کر سکے نہ عمران کر سکے. سو آپ نے وہ کام دیکھا ہے سندھ میں؟ اتفاق کرتے ہیں آپ ان سے؟ جی بہت کام ہوئے سندھ میں. اتنے کتے ماشاءاللہ بڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لاڑکانہ میں کتے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں, اور ویسے بھی کتے وہاں پہ بہت نظر آئیں گے آپ کو, ہر طرح کے کتے ہیں وہاں. تو یہ کہ واقعی کام تو ہوا ہے. اب مجھے گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کا بھی جواب دینا ہے قومی اسمبلی میں. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بہت ڈھونڈے, میں نے بہت تلاش کیے, پر مجھ کو پتہ نہیں کیوں ملے نہیں, لیکن مجھ کو کوئی اچھا کام نظر نہیں آئے. بس یہ نظر آئے کہ گدھے بہت بڑھ گئے. تو بھائی گدھے اس لیے بڑھ گئے کہ کھوتا بریانی کھلا کے نواز شریف نے اتنے سارے گدھے مار دیے تھے پنجاب میں. تو عمران خان نے آتے ہی کھوتا بریانی پر پابندی لگا دی, اس کی وجہ سے گدھے بچ گئے. اب چین کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں گدھے ذبح نہیں ہوتے, ورنہ تو گدھے ذبح کر کے بریانی کھلاتے تھے نواز لیگ کے لوگ. تو بلاول صاحب کو پتہ نہیں سندھ میں کیا نظر آتا ہے, صرف تامل ناڈو کا ایک وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے اور کیا نظر آتا ہے, باقی تو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی کام نہیں ہوا ہے وہاں پر. کام پی ٹی آئی کرا رہی ہے وہاں, ہم لوگ وہاں پر کام کرا رہے ہیں, اور جو ایم این ایز ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی اندرون سندھ میں نے آپ کو بتایا, لاڑکانہ کی حالت جا کر دیکھ لیجیے. نواب شاہ جہاں پہ نواب منتخب ہوئے ہیں, نواب آصف علی زرداری, وہ جا کر دیکھیے آپ کو نواب شاہ کی حالت نظر آ جائے گی. تو بہرحال بلاول بھائی ہیں, بلاول بھائی جو چاہیں کہہ دیں. جی, تو وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینی حقوق پر ہم سودے بازی نہیں کریں گے اور وفاق سے یہ حقوق چھین لیں گے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ پہلے تو وہ اپنے والد سے چیئرمین شپ چھینے, پہلے تو وہ اپنے والد سے اصل کرسی چھینے, پہلے تو وہ اپنے والد سے یہ چھینے کہ وہ وصیت تھی کہاں سے لائے تھے وصیت, کدھر سے آئی تھی وصیت, وہ چھینے. ہم یہ چھین لیں گے, ہم یہ دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. یہ زمانے اب چلے گئے ہیں جناب. اب یہ کہ آپ اپنے حق لینا ہے تو دلیل سے قائل کیجیے, لیکن یہ بدماشی کی باتیں, ہم یہ چھین لیں گے, ہم یہ واپس لے لیں گے, ہم اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اب بلاول بھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل, وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ, دماغ ان کا دل سے جدا ہو گیا ہے. گدھے ہیں رٹے جا رہے ہیں. پی پی کے چیئرمین کو کیا ہو گیا ہے؟ جی, تو یہ تھے ڈاکٹر لیاقت حسین. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے ہی انداز میں انہوں نے حکومت پر تنقید کی, اور اپنے ہی ساتھی یعنی کہ وزیر دفاع صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, تو ان کے موقف سے ڈس ایگریمنٹ انہوں نے شو کیا. دیکھیں میرے خیال سے اشفاق یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور جمہوری پارٹی میں نا یہ ہونا بھی چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فواد چودھری صاحب بھی سامنے آتے ہیں, کوئی بھی ایسی پارٹی میں بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو, سو وہ آتے ہیں, اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے ضروری ہے ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, ڈفرینس آف اوپینین کا ایگزسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اب ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تو پھر بات ڈائلاگ آگے سے کیسے بڑھے گا. اور ایک اور اوپینین پہ میں آپ کا موقف چاہوں گا, یہ کھوتے کھائے ہیں آپ نے ویسے؟ نہیں, میں نے ویسے باقی جب تک میں لاہور میں تھی میں نے نہ نہاری ہی نہیں کھائی. میں نے ساری نہاریاں کھائی ہیں کراچی میں. تو وہ بریانی میں نہیں بانٹتے تھے؟ پتا ہو جائے کہ میں نے مٹن کھایا ہی نہیں کبھی, میں چکن کھاتی تھی. اچھا, بیف اور مٹن میں نے یہیں پہ کھانا شروع کیا. یعنی کہ کوے شوے کھائے ہوں گے آپ نے. کوا بریانی کہنے کو کیا ہو سکتا ہے, آپ کھوتا بریانی کھوتے ڈال کے, انہوں نے بتایا تو نہیں تھا, وہ مٹن یا بیف کہہ کے ہی دیتے ہوں گے بقول ڈاکٹر صاحب. چلے خیر, جو بھی کھا لیا اب تو کھا لیا, اور یہ ساری ہوگی پاسٹ کی باتیں, تو یہ چلا گیا پیچھے. لیکن ابھی آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں جناب پاکستان کے شہریوں کے لیے. وہ یہ ہیں کہ ملک کے کئی شہروں میں کرونا ویکسین کی قلت کا سامنا ہے, اور جو کوویکس سے اس مہینے جو ملنے والی ویکسین کی کھیپ تھی یہ تاخیر کا شکار. اب کوویکس جولائی میں ایسٹرازینیکا کی 12,48,000 ڈوزز جو ہے وہ فراہم کرے گا. اور محکمہ صحت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ ایسٹرازینیکا کی اگلی کھیپ 27 جون کو آئے گی, یعنی کہ اب سے 5 سے 7 دن بعد. اور ویکسین کی قلت کے باعث لاہور, فیصل آباد اور ملتان میں اوورسیز پاکستانی سراپا احتجاج ہیں. مظاہرین کہتے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ اور اقامے کی مدت ختم ہو رہی ہے.
नौकरियां खतरे में हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जी, और बिल्कुल दूसरी जानिब कराची के कई सेंटर्स पर भी हमने देखा है कि वैक्सीन की कमी है। लाहौर की जो सिचुएशन है इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ लाहौर की सिचुएशन जान, लेकिन अभी इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है उस हवाले से बात करेंगे। जी, हमारे नुमाइंदे जहांगीर के साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो खेप आनी है ये कब आनी है और इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, ये बताइएगा कि जिस कोवैक्स की जानिब से जो खेप आनी थी वैक्सीन की वो तो अभी हम देखने के ताखीर का शिकार है, ये कब तक आएगी और साथ में इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है वैक्सीन की? मदीहा, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए जो वैक्सीन दरकार है एस्ट्राजेनेका, उसकी किल्लत है। पहले पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक और उसके बाद F9 के मास वैक्सीनेशन सेंटर पर ये वैक्सीन दस्तयाब थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज़ से चूँकि अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद और यहाँ पर मास वैक्सीनेशन सेंटर और दीगर जो अस्पताल हैं उन पर एस्ट्राजेनेका लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उस वजह से रश बढ़ चुका है, जिसके बाद अब हुकूमत के लिए भी शदीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। वफाकी दारकूमत में 2 मास वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर जिसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर गुज़िश्ता कई रोज से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। जहांगीर, ये जरा हमें बताइएगा थोड़ा सा, क्या हुकूमत, जाहिर है कि यह एक बड़ा मसला है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ना सिर्फ ये कि अपना घर चलाते हैं बल्कि रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान की मईशत में भी कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं, तो क्या कोई ऐसा सेंटर बनाने पर गौर किया जा रहा है जहाँ पर वही वैक्सीन लगे जो उनके लिए वहाँ पर रिकमेंडेड है और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाए? देखिए, इस्लामाबाद में मुल्क के तमाम शहरों से सबसे बेहतरीन इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का जो F9 का मास वैक्सीनेशन सेंटर है ये 24 घंटे खुला रहता है। ड्राइव थ्रू की वैक्सीनेशन की जो सहूलत है वो भी यहाँ पर दस्तयाब है रात 8 से रात 2 बजे तक के लिए। उसके अलावा मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में भी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं। 30 से ज़ायद निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रही है। असल मसला आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। उस सिलसिले में मैं हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराता। उसकी वजह यह है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर, पाकिस्तान में सिर्फ 2 ये वैक्सीन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन फाइजर से मुतल्लिक गाइडलाइंस में तब्दीली कर दी हुकूमत ने, क्योंकि मिकदार थी 1,06,200 डोजेस की, जिस बाइस हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि ये सिर्फ जो दायमी अमराज का शिकार अफराद हैं इब्तदाई तौर पर उनको लगाई जाएगी। कोवैक्स से जब दूसरी खेप मिलेगी फाइजर की तो उस सूरत में फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगाई जाएगी। दूसरी बात एस्ट्राजेनेका की परचेज के लिए पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुतादिद राब्ते किए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए भी डायरेक्ट भी राब्ता किया, लेकिन एस्ट्राजेनेका ताहाल पूरी दुनिया में इस वक्त फरोख के लिए दस्तयाब नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान को अपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक मुश्किलात का सामना है। तो जहांगीर बताइएगा कि जैसे शुरू में हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज ने जो स्पुतनिक थी वो परचेज भी की, फिर उसके अलावा हमने देखा कि लोग जाते थे अस्पतालों में एक अमाउंट पे करते थे, बस स्पुतनिक जो है वो वैक्सीन वो लगवाते थे। तो क्या इस हवाले से, क्योंकि अभी एस्ट्राजेनेका तो अवेलेबल नहीं, लेकिन फाइजर के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? फाइजर के हवाले से बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने 1,30,00,000 खुराकें फाइजर की परचेज कर ली हैं। वैक्सीन आलमी सतह पर जो दस्तयाब है पाकिस्तान उसकी परचेजमेंट की और उसकी जल्द से जल्द पाकिस्तान सप्लाई की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किलात का सामना है। एक बार जरा फिर से बताइएगा, कितनी फाइजर की कितनी डोजेस खरीद ली हैं, प्रोक्योर कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान ने फाइजर की 1,30,00,000 डोजेस, जबकि स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है उसकी 1 करोड़ खुराकें परचेज करनी है। लेकिन असल मसला है सप्लाई का। फाइजर की जानिब से ताहाल पाकिस्तान को सप्लाई की हतमी डेट्स नहीं दी गई हैं। एस्ट्राजेनेका की परचेज के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की, नहीं हो सका, क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो है वो इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है परचेज। बड़ी अच्छी खबर हमें जहांगीर ने दी और वो ये दी है कि जी जो फाइजर है वो पाकिस्तान ने उसकी 1,30,00,000 डोजेस जो है वो खरीद ली हैं, जबकि जो स्पुतनिक है उसकी 1 करोड़ डोजेस खरीद ली गई हैं। और देखिए उसके अंदर वही फार्मूला, कोवैक्स के थ्रू आपको वैक्सीन मिलती है, चाइना के तवस्सुत से मिलती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के तवस्सुत से आपको भी वैक्सीन मिलती है, और फिर बराह रास्त भी कंपनी से आप खरीद सकते हैं। फाइजर वाली वैक्सीन जिस तरह से हम जानते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है एमरजेंसी पर्पसेस के लिए, उसके अलावा जो लोग क्रिटिकली जो वो हैं बीमार हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, तो जाहिर है कि प्रोक्योरमेंट एक अलग चीज़ है, ख़रीदना एक अलग चीज़ है, 2 अलग डिफरेंट चीज़ें हैं।
बिल्कुल जी, लेकिन अब देखिए ये अच्छी खबर ये है कि ये एटलीस्ट हमने देखा कि हुकूमती सतह पर फाइजर भी खरीद ली गई है, स्पुतनिक भी खरीद ली गई है, एस्ट्राजेनेका वो लोग जो स्पेसिफिकली इंतजार करें कि हमने एस्ट्राजेनेका लगानी है, तो एस्ट्राजेनेका इस मंथ तो खैर अवेलेबल नहीं है, ये अभी आगे आएगी क्योंकि फोर्स से ताखीर का और अभी शिकार कहा हो गई यह है। जा रहा है कि मिलनी चाहिए और जाहिर है, लेकिन ये जो समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको ये समझना चाहिए कि वी आर कंसर्न फॉर देम, और इसीलिए हम ये आवाज़ उठाते हैं। उनका एक वो होता है, शिकवा होता है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो वाक़तन उनके लिए हुकूमत भी कोशिशें करें और हम भी उनकी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि मजीद जो है वो इस पर काम। बिल्कुल, आई एम श्योर कि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लगी, क्योंकि जो दूसरी डोज लगनी है वो 3 महीने के बाद लगनी है, तो वो उनके लिए तो अवेलेबल होगी, उनके लिए अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया जी जहांगीर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दिल के अरमां में बह गए, इसके बाद अगला मिसरा जो है वो सूट नहीं करता, लेकिन हुआ दरअसल ऐसा ही है। मदिया, आपको मैंने कहा था आपने चुटकियां बजानी है। आपके सुर सुन के मेरी चुटकियां गायब हो गई। मैंने कसम से बड़ी कोशिश की, मैंने रोना चुटकियां मेरी, लेकिन भाई बात कुछ ऐसी ही थी, मतलब आप जहाँ रोने वाली सिचुएशन में भी आप गाना गा के ना हंसा देते हैं, लेकिन ये आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आप चाहते नहीं कि हम गमगीन रहे। लेकिन कल इट वॉज अ सैड डे। हमने देखा कि कराची किंग्स ने जो बहुत अच्छा परफॉर्म, बड़ा अच्छा कम बैक करने की कोशिश कर रही थी समहाउ, जो उसका कल पेशावर ज़ल्मे के साथ जो मैच हुआ, कल बेसिकली 2 एलिमिनेटर मैच हुए। एक था जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनबीटेबल रही है, उसका मैच हुआ जी मुशर्रफ जी मुल्तान सुल्तान के साथ। दूसरी जानिब जो दूसरा मैच था वो था पेशावर ज़ल्मे और कराची किंग्स के दरमियान। अब कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान मैच में जो भी हारता वो सीजन से आउट होना था, जबकि जो पहला मैच था विच वाज बिटवीन कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, इसमें जो हारता वो आउट नहीं होता सीजन से, दूसरे एलिमिनेटर, बल्कि अब वो जीतेगा, मतलब वो खेलेगा पेशावर ज़ल्मे जो आज होगा ये दूसरा एलिमिनेटर। तो बहरहाल आपने देखा कितने सहल अंदाज में एक जो है एक कैलकुलस की एक इक्वेशन मदिया ने आपको समझाई कि कौन से मैच किस तरह से हुए। हम आपके शुक्रगुजार हैं मदिया ने। बिल्कुल जी, लेकिन मुझे बड़ा कल दुख दुख हुआ मुझे कल। मैंने देखा एक तो कराची किंग्स ऑफ कोर्स वो सीजन से आउट हो गई, दे वर प्लेइंग गुड, यस एंड दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस, एग्जैक्टली वो डिफाइंग चैंपियंस थे। और क्या बेहतरीन, मैं अगर हम रन रेट उनका देखा, क्या बेहतरीन उनका रन रेट था। बाबर आजम ने हमने मुसलसल देखा कि हर मैच में कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद आगे नहीं। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर हम उनको भी देखें कि वो अब तक की बड़ी अच्छी टीम रही थी, और पता अच्छा भी मजा भी तब आता है जब देखते हैं कि फाइनल में 2 तगड़ी टीमें जो है ना वो मध्य मुकाबले हों। तो जनाब ये ना हुआ और जो हम चाहते थे, और जाहिर है कि कराची की टीम बड़ी टीम है, लोग बड़ा प्यार करते हैं और लोग चाहते थे कि जनाब डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं वो इस बार अपने कम से कम फाइनल तक पहुंचे। उसके बाद जो है वो अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बिल अलसुब बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, मुझे तो सारे दुखी गाने जो हैं वो याद आ रहे हैं। एक तो मैंने गुनगुनाने की नाकाम कोशिश की, दूसरा ये था गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के गमों पे मुस्कुराते रहो। तो आपकी क्या कैफियत है इस वक्त? मेरी कैफियत है कि टूट गए सब ख्वाब ये चल के, आग लगी अरमानों, हमने सबको अपना जाना, जाएगा वो बेगानों में। आप कोई टीम जीतती है, कोई टीम हारती है, ऐसा होता है क्रिकेट में। और अच्छा मैच हुआ, सेकंड लास्ट बॉल तक गया। कराची किंग्स ने हिम्मत नहीं हारी, गो के हजरतुल्लाह जज़ई ने बड़ी जनजनाती सी इनिंग्स खेली थी, कमाल वो इसी तरह खेलते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हजरतुल्लाह जज़ई को रोकने का कोई प्लान नहीं था कराची के पास। पिछले मैच क्या दूसरे प्लेयर्स पर फोकस था उनका ज्यादा कराची किंग्स का? इनको स्टडी नहीं किया था? हाँ, ऐसा ही लगा। हजरतुल्लाह जज़ई को रोकने का कोई हमने बंदोबस्त नहीं किया। और पिछले मैच में भी उन्होंने 63 बनाए थे बड़े धुआंधार, इस मैच में उन्होंने 77 बना दिए, 5 छक्के 10 चौके, खड़े खड़े खेलते हैं वो। 7 सिंगल लिए, बाकी सारे रन बाउंड्रीज से बनाए। स्टैंड एंड डिलीवर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये कहीं कहीं हमें स्ट्रैटेजी रीड भी करनी चाहिए थी कि हमारे मध्य मुकाबले जो भी टीम आ रही है और उनके जो चैंपियंस जो है, जिनके जो तगड़े खिलाड़ी हैं, हमें उनको देखना चाहिए था। तो ये हमसे गलती हुई? नहीं, ऐसा हुआ होगा यकीनन। स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं हम, अक्सर कहते हैं कि कोई प्लान नजर नहीं आया, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, लेकिन ये हमारे अल्फाज होते हैं। यकीनन टीम मैनेजमेंट होती है, टीम ओनर्स होते हैं, कप्तान होता है, वाइस कप्तान होता है, कोच होता है, ये सारे लोग होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
लेकिन हजरतुल्लाह जज़ई ने पहली बॉल से मारना शुरू कर दिया था। और दूसरी चीज ये और है उनको कि हमें- स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर वो काम नहीं करती तो ज़ाहिर है उसके बारे में इतनी बात नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है शायद भाई, जैसे आपको याद है कि एक दफा वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, और उससे पहले उस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा जो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे थे वो उमर गुल थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको पड़ी, बल्कि वहाब रियाज ने आके 5 विकेटें ले ली थी। मैच तो हम हार गए थे, लेकिन आपको मौका याद होगा, तो ये हो जाता है। 2011 वर्ल्ड कप, जी, जी। मोहाली सेमीफाइनल, तो ऐसे। अक्सर ऐसा होता है उसी बॉलर को टारगेट कर लेते हैं सामने वाली टीम कि ये विकेटें ले रहा है, इसको शुरू से ही मारना शुरू कर दो। तो सहवाग ने उनके एक ओवर में 4 चौके मार के उनको बिल्कुल डीमोरलाइज कर दिया, और फिर वो सईद अजमल का आउट, सचिन तेंदुलकर का, आज भी लोग कहते हैं, आज भी अंपायर, वो जो अंपायर था जी। वो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो नॉट आउट था, हाथ से शायद मशीन को टेढ़ा कर दिया और सचिन तेंदुलकर नॉट आउट हो गए। हाँ जी। सही। अच्छा हाशमी साहब ये बताइएगा कि कल के मैच में मतलब बड़ा प्रिडिक्टेबल था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया, तो कहीं से आप इसको प्रिडिक्ट कर रहे थे, आप इसको होता हुआ फोर्स ही कर रहे थे इस तमाम सिचुएशन को? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि इस्लामाबाद का एक दिन बुरा आएगा, और वो बुरा दिन उनका आया। अच्छा हुआ कि अभी ये क्वालिफायर ही है और अभी उन्होंने आगे फाइनल खेलना है, लेकिन मुल्तान की जो टीम है वो टीम इज द वॉच, टीम टू वॉच वाली बात उसके साथ चल रही है। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उनके प्लेयर सारे फॉर्म में हैं। सोहेब मकसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और कल तो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात हुई, सुहेल तनवीर ने 3 आउट कर दिए। इमरान ताहिर ओल्ड है, ओल्ड फॉक्स उनको कहते हैं, तो वो भी विकेटें ले रहे हैं। तो अच्छा, मुल्तान के सोहेल पास तनवीर हैज ऑलवेज बीन ट्रिकी। जब पड़ोसी मुल्क में भी वो सीरीज खेल रहे थे, यू रिमेंबर कि क्या उनकी वो परफॉर्मेंस रहती थी, पेसी नहीं है लेकिन शोल्डर एक्शन के साथ अच्छी वेरिएशंस हैं उनके पास। विकेट टेकिंग बॉलर है और जी, जी। हार्ड वर्किंग है। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो आखिरी बार 2017 में खेले थे पाकिस्तान के Very लिए वेस्ट unfortunate. इंडीज में। अराउंड द वर्ल्ड लीग खेलते हैं, बड़ी विकेटें लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम में फिर दोबारा नहीं आते। अच्छा शायद भाई, ये ज़रा बताइएगा कि जब हम कल खेल रहे थे उस वक्त 15वें ओवर में जब बाबर आजम आउट हुए थे तो गालिबन 105 स्कोर था, उसके बाद फिर मजीद 70 रन ऐड किए आखिरी 5 ओवर्स में, लेकिन उसके बावजूद ये स्कोर कहा यह जा रहा था कि ये कम है इस ट्रैक पे, कितना स्कोर देते तो बेहतर हो सकता था? अशफाक देखिए, अब ये क्लीशे बन गया है, एक गर्दान बन गई है कि जो कप्तान हारता है आकर वो ये कहता है कि वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट। अरे भाई, आप अगर 30 रन भी और बना लेते तो सामने वाली टीम 30 रन और तेज बनाती। एक मौके पे थोड़ा सा स्लो हो गए थे पिशावर वाले, जब उन्होंने उस्मान खालिद को भेजा और शोएब मलिक खेल रहे थे, और आखिरी 5 ओवर में उन्हें 44 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच फंस गया। तो ये एक क्लीशे बन गया है कि टीमों के कप्तान आते हैं और कहते हैं वी वर 20 रन शॉर्ट, वी वर 30 रन शॉर्ट। मैं नहीं मानता इस चीज। सही। अच्छा, तो हाशमी साहब आप क्विकली बता दीजिएगा कि अब जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, कौन सी टीम आपको ज्यादा तगड़ी लग रही है? देखिए, इस्लामाबाद का एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है साइकोलॉजिकल पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, और अगर पेशावर ज़ल्मी उस प्रेशर से निकल पाए, उस साइकोलॉजिकल प्रेशर से निकल पाए, तो फिर शायद पेशावर जीतेगी। वरना मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट की जो 2 बेहतरीन टीमें थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, फाइनल उन्हीं का हो। सही, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। शायद हमारे साथ मौजूद थे, तबसरा कर रहे थे कल जो PSL के 2 क्वालिफायर मैचेस हुए हैं, जिनमें एक तरफ हमने देखा है कि कराची किंग्स सीजन से आउट हो गया है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड कल हारा है, लेकिन आज पेशावर ज़ल्मी से उनका मैच अब देखते हैं जनाब कौन तो आप जीते। ये एंड में नारा भी लगा देना, वो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई हमें तो अच्छी टीमें अब चाहिए। हाँ। हमारी टीम आउट हो गई है, हमें आगे से अच्छी टीमें चाहिए जो कि मैच जो है ना वो उसको दिलचस्प बना दे। अब आगे जरा बढ़ते हैं, आपकी और अपनी मुश्किलात के वाले से बात करते हैं। सिंध में आपको पता है कि CNG स्टेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और इसके मुताबिक कराची समेत सिंध भर में पूरे हफ्ते CNG गायब रहेगी। और सिंध में CNG स्टेशन गुज़िश्ता रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने CNG बंदिश को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि ना हुकूमत गैस दे रही है, ना ही प्राइवेट RLNG लेने दे रही है। दूसरी जानिब साइट समेत कराची की तमाम सनतों की गैस 2 रोज से बंद है। साइट एसोसिएशन के मुताबिक गैस बहाल न होने से पैदावारी सरगर्मियाँ रुक गई हैं, और जिसका असर ऑर्डर्स पर भी पड़ा है। अगर SSGC गैस नहीं दे सकती तो वाज़ेह कर दे, हम फैक्ट्रियां शिफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जी। और जो सनतकार हैं उनका कहना है कि इस सिलसिले में
वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी मदद करें, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं उनके लिए, क्योंकि जब इन फैक्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि जब ये गैस की बंदिश हो गई है, प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑर्डर की जो टारगेट भी है, जो डेडलाइन, उसको मीट करना। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली हसन हमारे साथ मौजूद। ये क्या सूरत हाल है? गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हमने देखा है कि CNG स्टेशन जो है बंद कर दिए गए हैं, कुछ बताया जा रहा है इनके हवाले से? देखिए, पहले तो ये तासुर दिया जाता था कि सर्दियों के टाइम में जो है गैस की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब गर्मियों का मौसम चला आ रहा है तो अब भी वही सूरत हाल बरकरार है। जो वादे किए जाते हैं वो कभी भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते। सुई सदन गैस की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक गैस सप्लाई का एक प्लांट जो अंदरून सिंध में है वो ख़राब हो गया। जब तक ये इस प्लांट की मरम्मत मुकम्मल नहीं की जाती तब तक के कराची में जो है, बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी शॉर्टफॉल गैस का बरकरार रहेगा। अभी सूरत हाल ये है कि पहले सिर्फ 16 घंटे के लिए CNG स्टेशन खोले गए थे, उससे पहले 24 घंटे के लिए गुज़िश्ता हफ्ते भी CNG स्टेशन बंद थे। फिर अचानक ही लेटर आ गया और आगे से अहकाम जारी किए गए कराची में गैस की बंदिश कर दी जाए, क्योंकि आगे जो है मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो ये जो है एक लम्हा फिक्रिया है, तमाम CNG स्टेशन जो हैं बंद कर दिए गए हैं। आवाम जो परेशान है ही, क्योंकि जो पेट्रोल पे जिनकी गाड़ियाँ नहीं चलती और गैस पे उनका निसार था वो भी परेशान हो चुके हैं। और अब जब दोबारा से ये CNG स्टेशन 7 रोज़ के बाद खुलेंगे तो फिर एक नया लोड आएगा पब्लिक का CNG स्टेशन पे भी। जी अच्छा, वादा तो ये भी किया जा रहा था कि ये तो चले, आपने कहा कि ये एक प्लांट जो है वो SSGC का बंद हो गया है, ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मामला होता है, लेकिन RLNG पर शिफ्ट करने के लिए कहा यह जा रहा था कि उसके होने के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, यानी कि एक बैलेंस आ जाएगा। तो उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये इम्पोर्टेड गैस है और इस यकीन दहानी पे ही जितने भी CNG स्टेशन मालिकान थे उनको कहा गया था कि आप लोग सब कन्वर्ट हो जाएं CNG से RLNG पे, जब जिसके बाद जो है लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन वही मैंने पहले कहा, जो वादे किए गए पूरे नहीं गए। CNG स्टेशन सब इसी बात पे तैयार हो गए थे कि भाई हम इस नई चीज़ पे चले जाएंगे तो शॉर्टफॉल नहीं होगा। लेकिन अचानक से जब ये बंदिश हुई तो हमारी जब बात हुई CNG एसोसिएशन के जो एक मेंबर हैं समी नजमुल हुसैन, उनका यही कहना है कि ये पहले ही कोविड की वजह से कारोबार नहीं था, उसके बाद अचानक से शॉर्टफॉल आ गया है, तो कारोबार कैसे चलेंगे? सैकड़ों की तादाद में जो है सिंध भर में CNG स्टेशन मौजूद हैं। चले अली हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, और बल्कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सुई सदरन गैस कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। शहबाज साहब, ज़रा फरमाइएगा कि लोग बड़े परेशान हैं कि मौसम है गर्मियों का और काम हो रहे हैं सर्दियों वाले, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे पास सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि हम लोग सुई सदन गैस कंपनी गैस प्रोडक्शन नहीं करती, गैस सप्लाई करती। तो अगर पीछे से प्रोडक्शन का में कोई सप्लाई की कमी आएगी तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रख देता हूँ। जी जी। हमारे पास इस वक्त कोई 1060 MMCFD गैस आ रही है हमारी लाइन में, जिसमें से कोई 910 MMCFD गैस जो है वो इंडिजिनस गैस है और 150 RLNG है। हमारे पास कोई से कोई 70 MMCFD गैस जो है वो पिछले 4 दिन से कम आ रही थी, और आज से मजीद 100 MMCFD गैस और कम हो जाएगी। तो ये कोई 170 MMCFD गैस कम हो जाएगी, जो कि कोई हमारी 15 to 20% ऑफ दी टोटल गैस जो हमें आती है वो कम हो जाएगी। हमारी कोई डिमांड 1250 MMCFD की है, और हमारे पास 1060। इसका मतलब ये शहबाज साहब कि ना सिर्फ CNG स्टेशन जिनको अभी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है, घरों में भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है। देखिए, ये इसी चीज को मैनेज करने के लिए हम अब सारी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो इसी को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। हमने CNG स्टेशन चूंकि बंद किए तो उससे कोई हमारी 30 MMCFD गैस हमारी लाइन में आई, जिसकी वजह से हमारी लाइन पैक बेहतर हुई है। ठीक है। और चूंकि डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं, तो हम बिल्कुल वी आर मेकिंग श्योर कि हम इनको गैस मुहैया कर सके। दूसरी तरफ हमें ये भी समझना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो के इलेक्ट्रिक को भी हमें गैस देना है, तो कोई 150 MMCFD गैस हम उनको भी दे रहे हैं, ताकि जो आवाम है वो लोड शेडिंग में बिजली के लोड शेडिंग ना बर्दाश्त करें। तो हमें दोनों। तो शहबाज साहब, आपने शुरू में तस्करा किया कि हम जो है वो गैस प्रोडक्शन नहीं करते, हम उसको सप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली गैस जो है या मिनरल्स हैं या पेट्रोल है, ये नेचुरल रिजर्व्स में आते हैं।
इनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इनको प्रोड्यूस तो उस तरह से नहीं किया जा सकता, प्योरीफाई किया जा सकता है, तो उससे आपकी मुराद क्या थी? प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि जो गैस की जो वेल्स होते हैं वो हमारा काम नहीं है वहां से निकालना, हम वी आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी। और वो काम किसका है? ये जो कंपनीज लाइक पीपीएल, ओजीडीसीएल, ये वो कंपनियां करती हैं। वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ना सर? नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी इज ओग्रा, ओजीडीसीएल इज एक्सप्लोरेशन कंपनी, गैस एक्सप्लोरेशन। तो वो गैस एक्सप्लोरेशन हमारा काम नहीं है। हम लोग गैस लेते हैं गैस फील्ड से और वो उसको हम ट्रांसमिट करते हैं और फिर हम अपने लोगों के घरों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही, तो शहबाज साहब आपकी उनसे बात हुई है कि कब तक ये प्रोडक्शन का जो मसला है ये कब तक हल हो जाएगा और कब तक ये दोबारा से इसकी रवानी मिल जाएगी लोगों को? जी एनुअल टर्न अराउंड पे गई है ये बकौल उनके के बाय 29 हमारे पास 100 MMCFD वापस आ जाएगा और 4 जुलाई से हम इंशाल्लाह फुल नॉर्मल हो जाएंगे। इस टाइम पे हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, तो इस वक्त इन हालात में जो कि हमारे हाथ में नहीं है बट हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सारे स्टेक होल्डर से कि हमारे साथ मिलकर इस सिचुएशन को मैनेज करने में हमारी मदद करें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहबाज इस्लाम से हमारे साथ मौजूद थे और खबरें दे रहे थे कि 29 जून तक जो है वो थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर होगी और 4 जुलाई से मामलात मजीद बेहतर हो जाएंगे। जी, लेट्स होप सो कि ऐसा हो। विल टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बड़ी अच्छी खबर है, खुशखबरी है ज़ियादतीज़ के मरीजों के लिए, क्योंकि जब आम का सीजन आता है तो बेचारे तरसते रह जाते हैं, फिर कुछ तो खा ही लेते हैं आम, उसके बाद उनकी शुगर बढ़ जाती है, छुप छुप के खाते हैं। बिल्कुल, मेरे पास तो मेरे घर में ऐसी वीडियोस है जो मैंने बनाई हुई है, आज हम माँ बाप छुप छुप के आम खा रहे होते हैं। लेकिन भाई अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि फलों के बादशाह आम से आप बिल्कुल लुत्फानंदोज हो सकेंगे, क्योंकि मुल्क में शुगर फ्री आम आ गए हैं। और जो तजर्बा किया गया है ये टंडू अल-अय्यार में किया गया है और तकरीबन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 5 साल का जो है ना अरसा वो दरकार था। चलें जी, सर इसी पर अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर खान साहब, गुलाम सरवर साहब, जो कि ग्रो करते हैं इन मैंगोज को, और उन्हीं से मजीद हम बात कर लेते हैं। तो गुलाम सरवर साहब बताइएगा कि ये कैसे ख्याल आया कि ये तजुर्बा होना चाहिए और कामयाबी कितनी मिली अब तक? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो बड़े अंकल थे एमएच पवन साहब, वो बेसिकली साइंटिस्ट थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको 17 इम्तियाज का अवार्ड भी दिया था ऑन फ्रूट और मैंगोज और बनाना रिसर्च पर। तो उनकी डेथ के बाद मैंने ये अपनी फैमिली का ये जो भी एक काम था वो कंटिन्यू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन की, बाहर से मैंगो वैरायटीज लेके आए और उसको यहाँ की जो सॉइल और एटमॉस्फेयर में हमने काफ़ी तजर्बा करके इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारी 2-3 है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त अपने फार्म पर जो 300 एकड़ पर मैंगो ऑर्चार्ड्स है, वहाँ पर 44 मैंगो वैरायटीज अवेलेबल हैं। अच्छा। जिनमें जो लेट वैरायटीज भी हैं, मिड वैरायटीज भी हैं, अर्ली वैरायटीज भी हैं, जिनकी हाई क्वालिटीज है। हमने सोचा कि क्यों ना मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, एक के मैंगोज की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए और दूसरा खास तौर पर शुगर कंटेंट लेवल्स को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो हमारे आम खास तौर पर, क्योंकि मैंगो इज द किंग ऑफ अ फ्रूट, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोग इससे जो है ना फायदा उठा सके और फ्रूट, ये मैंगो फ्रूट खा सके। अच्छा, 2 बड़े मजे की आपने बातें बताई। एक तो आपने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि लोग उसको लंबे टाइम के लिए आप उसको मैंने 3 चीजें की है। वैरायटीज बढ़ाई है, शेल्फ लाइफ यानी जो पहले मैंगोज की पाकिस्तान में एवरेज लाइफ जो थी शेल्फ लाइफ 1 वीक थी, मेरे पास अब 2 वीक तक आम खराब नहीं होता। और हम एक्सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए चीजें कर रहे हैं। थर्ड थिंग ये कि उसमें शुगर कंटेंट लेवल जैसे सिंदड़ी और जो चोसा जो हमारी मेजर वैरायटीज है उनमें 12 to 15% शुगर कंटेंट लेवल से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 to 4 वैरायटीज ऐसी है जिनमें शुगर कंटेंट लेवल सिर्फ 4 to 6% के दरमियान है और which is recognized। लेकिन ये मुझे बताएं, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए उनमें शुगर लेवल कितना है ये बताएं। अच्छा देखें, उनमें जो मेरे पास एक वैरायटी है उसमें मेरे पास शुगर कंटेंट लेवल्स है, कीट वैरायटी है 4.7 है। दूसरी मेरे पास जो वैरायटी है सोनेरो है, उसमें मेरे पास जो है 5.6 है।
तीसरी मेरे पास वैरायटी है गिलियन जिसमें 6% है, यानी कि अप टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू 6% तक जो है अप टू 6% तक हो सकता है, लेकिन ये बताएं कि मकसद है कि कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी शुगर पेशेंट है उनको हमें शुगर जीरो भी नहीं रखनी है। जीरो भी नहीं रखनी। अच्छा, एक तो चीज़ ये बताइए कि आपने इतनी सारी खूबियाँ इन आमों में बयान कर दी कि ये क्वालिटीज़ हैं, तो कोई सुपर पावर्स तो नहीं ले आए आप मजीद, कल को पता चले म्यूटेट करके कोई और सुपर पावर्स आ जाए? और दूसरा ये कि क्या जो इनकी कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच में हैं? नहीं, बिल्कुल हम आम आदमी की पहुंच में रखी है हमने, और हम नेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में भी सप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम देखें, हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, हम अपने मुनाफे के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि हम ये सारा जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बेसिस पे नहीं कर रहे, और ये हम सर्व द नेशनल इंटरेस्ट, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को नेशनल लेवल पर भी लेके जा सकें और इंटरनेशनल मार्केट। हमें देखिए एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, पहले तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि कराची की मार्केट में ये आम इजीली अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल है तो स्पेसिफिकली जो शुगर फ्री आम है जिनमें शुगर की मिकदार कम है उनकी कीमत क्या है पर किलो? अच्छा, उनकी कीमत नॉर्मल है, जो आम जो दूसरे मैंगोज है कि एक पहली बात कीमत वही है। तो दूसरी चीज इसमें यानी कि जो भी 100 जैसे 150 केजीज के लगभग इस वक्त मार्केट में जो आम कीमत चल रही है, उन आमों की भी कीमत वही है। चलें, सही है तो ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो भी मेरे पास वैरायटीज हैं ये लेट वैरायटीज है, ये अभी मैच्योर जो होंगी 1 हफ्ते के बाद फुल मैच्योर होंगी, उसके बाद जो है, क्योंकि आम जैसे सिंदड़ी और दूसरा खत्म होगा तो ये आम शुरू होगा। मैंने ये टेक्निक रखी है कि ये आम जो है ना लेट वैरायटीज में, तो ये पीक भी लेट करता है, तो ये अगस्त तक चल जाएगा आपका? ये इंशाल्लाह ताला लास्ट ईयर जो मैंने तजर्बा किया, मेरा अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये मेरे पास जो शुगर ये आम और दूसरी वैरायटीज अवेलेबल थी मेरे पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट लेवल पर अगर इनको अगर इनका साथ दिया जाता है तो ये एक्सपोर्ट्स भी कर सकेंगे और पाकिस्तानी सारिफीन को भी अच्छे आम मिल सकेंगे अगर ये अपने तजुर्बात शेयर करें। भी अम्मा अब्बा को फिर गिफ्ट में देंगे हम ये आम। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। और 1 घंटा गुजर गया, अगला घंटा स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद है आप लोग अभी तक खैरियत से होंगे और अपनी टेलीविजन स्क्रीन से जुड़े हुए होंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि हम इतने मजे की अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। अभी आप देखें ना, हमने आपको ये भी तो बताया कि अब शुगर फ्री आम भी आ गया, तो डायबिटीज़ के मरीज़ कहते हैं कि भाई आए दिन ये हमारे हवाले से कभी, ठीक है हेल्थ के तो टॉपिक कर ही रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई हम बीमार नहीं रहते, हमारे लिए अच्छी बातें भी आप करें, हमारे लिए अच्छी चीज़ें भी शेयर करें। तो हमने बता दिया कि भाई उनके लिए शुगर फ्री आम जो है वो सिंध में दस्तयाब है, और एग्जैक्टली उनकी प्राइस भी वही है जो नॉर्मली हमें 1 किलो आम पे मिल जाती है। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से अपनी जो फ़ौजें हैं उनको इवैक्यूएट कर रही हैं, तो उसके बाद उनको है कि जी पाकिस्तान की सरजमीन किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल की जाए, कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट। पहले जो होना था हो गया, अब डू मोर हम कर रहे हैं, और वो जनाब FATF के जो 27 निकात हैं उनको पूरे करने में हमारा डू मोर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा नो बूट्स ऑन ग्राउंड, ये हमारी पॉलिसी है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बिल्कुल जी, लेकिन दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग नाला भी नज़र आ रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो बयान पर्दे के हवाले से भी आया, तो हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि जहाँ पर बच्चे तक जो हैं इनको स्पेयर नहीं किया जाता, छोटी बच्चियाँ जिनको स्पेयर नहीं किया जाता, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से जो हमारे मुआशरे में जो कल्चर बनता चला जा रहा है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम कानून की बालादस्ती कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब एक पप्पू केस हुआ था बहुत साल पहले ज़ियाउल हक के दौर में, तो जो जिस तरीके से देखा था कि सरेआम फांसी दी गई थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। ज़ैनब कत्ल के मामले पे ये मुतालबा सामने आया था कि ऐसे लोगों को लटकाया जाए, निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि दूसरे लोग जो दरिंदे हैं वो इबरत हासिल करें और ये माइंड सेट चेंज हो। फर्दर भी हम बात करेंगे। मुझे बताएं कि देखिए क्या खवातीन की यहाँ पे रेपो रहे हैं, बच्चों के रेपो रहे हैं, बच्चियों के रेपो रहे हैं, बच्चों के रेपो रहे हैं, तो हम उसको एक ही चीज़ से जोड़ देना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। हमें यहाँ पर विक्टिम को छोड़ के जो गुनाहगार है उसको यहाँ पर पकड़ना चाहिए। खैर, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची सर्कुलर रेलवे का वर्क ऑर्डर 1 माह में मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को रूट्स में अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज मुकम्मल करने की हिदायत कर दी।
अच्छे लोगों की खिदमत का एतराफ़ हमारा फ़र्ज। क्वेटा में मुसव्विर इसहाक लहड़ी ने 3 माह में समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी का 17 फीट कदावर मुजस्समा बना डाला। लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, सूरज की रोशनी से बिजली बनाएं, घर में सोलर पैनल लगाएं, मुल्क में शमसी तवानाई की मकबूलियत बढ़ने लगी। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां, खवातीन खिलाड़ियों के लिए सलाहियतें मनवाने का अहम मौका। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम और ए टीम कल लाहौर से वेस्ट इंडीज रवाना होगी। जी जनाब, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का हम जिस तरह से तस्करा कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब जंग नहीं, अमन में शराकतदारी करना होगी। बिल्कुल जी, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी। अमेरिकी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अड्डे नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का ये भी कहना था कि अमेरिका के बगैर तस्फिये अफगानिस्तान से निकलने पर फिक्रमंद है और अफगानिस्तान बगैर इंतजाम के छोड़ा गया तो फिर खाना जंगी हो जाएगी। बिल्कुल जी जनाब, तो इसी बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। मारिया, जरा फरमाइएगा कि वजीर आजम की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दिया गया है, दो टोक मौक़िफ़ दिया गया है कि अब जनाब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, कोई अड्डे शड्डे नहीं दिए जाएंगे जैसे कि पहले होता रहा। तो क्या समझती हैं, क्या इसके असरात होंगे? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो बात की है वो इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो अफ़गानिस्तान पे है वो ये है कि आप पीस में या अमन में अफ़गानिस्तान के साथ ही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान जो है बड़ी हद तक जो अमन मुज़ाकरात हैं अफ़गानिस्तान में उसके लिए मेहनत भी करता रहा है और उसके लिए तमाम तर पाकिस्तान की कोशिशें उसी तरफ रही हैं। इसलिए इस वक्त अगर CIA ये समझती है कि जो हिट एंड किल ऑपरेशन हैं, जाहिर है वो हिट एंड किल ऑपरेशन सिर्फ अल-कायदा या आइसिस के खिलाफ नहीं है, वो यकीनी तौर पर उन्होंने कहा तालिबान के खिलाफ भी करेंगे। तो इससे जो अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी है उसके अंदर इजाफा होगा। सही, ठीक है। ये एक बुनियादी वजह है पाकिस्तान ने जिसकी वजह से ये कहा है। इसके असरात क्या होंगे? इसके असरात ये हैं कि इस वक्त जाहिर है CIA को ये बात पसंद नहीं है कि पाकिस्तान ने इस बात से नाराज़ किया है। तो आपके लिए एक तरह की जो आइसिस और कायदा की तरफ से जो हरबे हैं या जंगी जो वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग एंड डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग जो मीडिया पर बयानात दिए जाते हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि जाहिर है ऐसी चीज़ों पर वैसे तो बात बंद कमरों में होती है। ये बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये आपकी जो स्पिरिट है उसको वाजे करते हैं, साथ साथ ये आपकी रेड लाइन को भी वाजे करते हैं क्योंकि ना सिर्फ आपके ऊपर दबाव होगा और आपके ऊपर दबाव है, लेकिन बात यह है कि अगर आप अफगान जंग और उसका मरकज़ जो है पाकिस्तान की सरहद के अंदर ले आते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि आप तीसरी अफगान जंग नहीं लड़ना चाहते जहाँ इस वक्त तमाम तर दुनिया की कोशिश है कि 20 साल की खाना जंगी के बाद कोई अमन मुज़ाकरात उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। अच्छा, जैसे भी आपने मारिया खाना जंगी के हवाले से बात भी की तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी काफ़ी तशवीश का इजहार किया है कि अगर अमेरिका अपनी जो अफवाज हैं वो बगैर किसी सेटलमेंट के अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो फिर खाना जंगी होते हुए दिख रही है। तो क्या आपको भी ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल बनेगी क्योंकि इस वक्त जो अफगान हुकूमत है उसको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी, लेकिन वो अभी तक उस बैकिंग के बावजूद वो अमन मुज़ाकरात में तालिबान को कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये सूरत हाल बाकी रहती है तो अफगान नेशनल आर्मी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस जगह पे नहीं है कि वो अफगानिस्तान का दफा कर सके। इसके साथ साथ जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त ये तमाम बेसिस मांगने का मतलब भी यही है कि वो ये समझते हैं कि शायद फॉल ऑफ काबुल बहुत जल्द हो जाएगी, देर से नहीं होगी और ऐसी सूरत हाल में उनके पास कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ से वो अंदरूनी तौर के ऊपर जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें, इसलिए वो इलाकाई बेसिस ढूंढने की लेकिन आपको एक चीज़ आप क्या समझती हैं, आपका अपना पर्सनल जो असेसमेंट क्या है इस इशू पे कि इतना टाइम मिला आपको कि आप वहाँ पर अफगान फोर्सेस को ट्रेन कर सकें, उनको इस काबिल बना सकें कि जनाब वो इस शोरिश से निमट सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया आपकी नज़र में? देखिए उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपने तालिबान के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो इस बुनियाद पे नहीं किया कि आप सचमुच उनके खिलाफ कोई एक बायस रखते थे, लेकिन आपने उनको एक
एथनिसिटी के तौर के ऊपर, नस्ली तासुब की बुनियाद के ऊपर उनको वो जगह नहीं दी, सियासी और अस्करी जो फैक्टर है उसकी बुनियाद में यही थी, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो ये समझते थे कि अगर तालिबान को या पश्तून को अवामिल को अगर अफगानिस्तान में जगह दी गई, एक तो ये कि अमेरिका की जितनी तमाम तर कोशिशें जो शुमाली इत्तेहाद और नदर्न अलायंस के साथ थी वो जड़ नहीं पकड़ सकेंगी, और दूसरा उनका ख्याल था कि पाकिस्तान का असर रसूख उसमें इजाफा होगा। अच्छा, और साथ में हमारी हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अच्छा जेस्चर ये भी दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वॉर इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। वो कहते हैं कि जी कि अगर कश्मीर का भी तस्विया हो जाए फिर हमें एटमी हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अमन के लिए हैं, पाकिस्तान के एटमी हथियार पाकिस्तान के इत्तेफाक के लिए। जाहिर है आप इस बात का फैसला करेंगे कि आइंदा आपको किस किस्म के खतरात लायक हैं। पाकिस्तान ने एटमी हथियार सिर्फ हिंदुस्तान के लिए उस लिहाज से नहीं बनाए कि हमारा ख्याल है कि तमाम तर खतरात जो हैं हिंदुस्तान से मुस्तकबिल में भी आएंगे। उसमें से एक बड़ी बुनियादी वजह कश्मीर है, मसला कश्मीर है। अगर ये हल होता है तो यकीनी तौर के ऊपर आप अमन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी, एटमी हथियार आपकी दफा के लिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ी इंपॉर्टेंट जी ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एटमी हथियार हैं ये वाकई जो हैं इसलिए होते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी कन्वेंशनल आर्मी जो है वो उसकी तादाद इतनी नहीं है कि भारत के साथ उस तरह से मुकाबला कर सके। तो उसलिए ये ज़रूरी है कि हम भारत को किसी भी जो है मुहिम जुई से बाज रख सकें। उसके लिए आपके पास एटमी हथियार हैं। आखिरी जो एटमी हथियार जो इस्तेमाल हुआ था 1945 में हुआ था, उसके बाद से आज तक जितने भी हैं वो डेटरेंस के लिए हैं। सही। अच्छा, कल जो स्पेसिफिक हमने देखा कि जो हाईलाइट्स आई हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिन्होंने एक अमेरिकी जर्नलिस्ट को जो इंटरव्यू दिया है, सो इस इंटरव्यू में उन्होंने जिनसी जराइम पर भी तशवीश का इजहार किया, और साथ में उन्होंने कहा कि जी पर्दे का मतलब है कि मुआशरे को बहकने से बचाएं, और हमारे यहाँ डिस्को नाइट क्लब नहीं है। अगर आप लोगों को एक हद से ज़्यादा लुभाएंगे तो मुआशरे पर असर पड़ेगा, और ख़वातीन कम कपड़े पहनेंगी तो इसका मर्दों पर असर पड़ेगा। तो जनाब वज़ीर आज़म ने बयान दिया और उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि ख़वातीन को उनकी मर्जी से जिनसी हिरासानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये शख्स अब कहीं बच्चों से बदफेली और कातिलों का दिफा भी ना करने लगे। शहरी रहमान ने ट्वीट किया कि हमारे कानून और मजहब में औरतों की इज्जत देखने वाले की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, और किसी को हक नहीं है कि तशद्दुद, ज़्यादती और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर या औरत या उसके लिबास को इल्ज़ाम दे, और ये निहायती अफसोसनाक है कि हमारे वज़ीर आज़म ऐसा करें। ये शहरी रहमान साहब का कहना, और साथ में कहा कि औरतों को मखसूस अंदाज में लिबास पहनने का कहकर उनका इस्तेसाल करने वालों को अपने रवैये का नया जवाब दे रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, ये समझ में नहीं आती कि जब बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उस पर हम फिर क्या लोगों को जस्टिफिकेशन, क्या रीजनिंग उसकी क्या है कि ये कहें कि जी उसके बच्चे के कपड़े ऐसे थे। जहाँ पे हम लड़कों का देखते हैं, अभी आप देखिए मुफ्ती अज़ीज़ुज़्ज़मान को जो गिरफ्तार किया गया है, तो जिनका स्टूडेंट था, क्या उसके कपड़ों में कहीं ना कहीं आप उसको फॉल्ट देख रहे हैं? तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से, क्योंकि जहाँ हम पर्दे की बात करें तो सिर्फ ये नहीं कि ख़वातीन को ही पर्दा करना है, यहाँ मर्द की आंखों के पर्दे के हवाले से बात भी की गई, वहाँ पर उसको भी पर्दा करना है। अब विक्टिम को ही ब्लेम करना इज नॉट, मतलब आई डोंट थिंक सो कि दैट शुडंट बी द केस। और उसके अंदर जाहिर है कि बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, और उनमें से एक एस्पेक्ट ये है कि आप अपनी नज़र में हया रखें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हुकूमती लेवल पर इस तरह के बयानात होंगे तो फिर जाहिर है कि और साथ में कानून ऐसा सख्त होना चाहिए कि किसी को भी, किसी खातून को, किसी बच्चे को या बच्ची पे, किसी भी लड़के पे भी बुरी नज़र डालते हुए भी 1000 मरतबा सोचे कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो कानून मुझे आड़े हाथों लेगा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और ये गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में हमने देखा है कि बे इंतहा की लोड शेडिंग होती है। तो आप लोड शेडिंग से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ऑलरेडी हमारे पर यहाँ पर सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स मौजूद है, जिससे आप अपने घरों में, ठीक है बिजली नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है। धूप कराची में कितनी शानदार होती है, ये आपको तब पता चलता है जब अपने घर में सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, और वो उसके बाद जनाब क्या कमाल बिजली। लेकिन मैं हमेशा से ये समझता था कि ये सोलर पैनल्स जो हैं वो बहुत महंगे लगते हैं और बड़े चमकते दमकते, बड़े फैसिनेटिंग और बड़े जनाब लगे होते। तो मैं कहता था यार ये इतने महंगे होंगे तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। अच्छा? और बड़े अफोर्डेबल हैं, और आम आदमी के लिए भी एक्सेस उनकी है, क्योंकि जाहिर है कि जो यूपीएस का इस्तेमाल होता है, आप नॉर्मली ये देखिए कि एक आम घर में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक लाइट जलती रहे, एक पंखा चलता रहे, उसके अलावा कोई चार्जिंग के लिए आपके पास फैसिलिटी हो या उससे हटके। तो
अब जान लेते हैं, हमने एक एक्सपर्ट को अपने स्टूडियोज में बुलाया है, तो बिल्कुल जी, उनसे पूछ हमारे लेते हैं। साथ मुर्तजा मेमन मौजूद है, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है, तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या प्राइस है, कितने आसान है ये। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा, जैसे अभी अशफाक भी कह रहे थे कि ये जो कहा जाता है कि सोलर पैनल्स जो हैं इनसे बिजली हासिल करना, ये घर में लगवाना, ये बड़ी महंगी बात है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। सो क्या आम आदमी जो है वो घर में सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं? अफोर्डेबल हैं ये? बिल्कुल आराम से लगवा सकता है। देखें, इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप है ना इसको कैटेगराइज करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि आप तो ये सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी, एक एवरेज तबका जो लगा सकता है, मैं ये कहूँगा कि गरीब भी लगा सकता है। अच्छा, हाँ, बेसिकली आप इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। आप इनिशिएट करेंगे डीसी सिस्टम से, देन उसके बाद आप आएंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम पे, देन आएंगे हाइब्रिड सिस्टम पे और देन जाएंगे ऑन ग्रिड सिस्टम पे। ऑन ग्रिड सिस्टम्स वहाँ यूज होंगे जो कि हमारे जो सिटीज हैं, जो जहाँ पर बिजली की जहाँ पे बेसिकली बिजली जाती नहीं है, जहाँ बिजली महंगी है, तो वहाँ पे बिजली बचाना जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है ताकि आपकी कॉस्ट बचे। वहाँ पे आप ऑन ग्रिड लगाते हैं, ठीक है। और अब मोस्टली जो फैक्ट्रीज हैं आपकी पाकिस्तान या कराची के अंदर, वो आप देखेंगे कि वो ऑन ग्रिड पे जा रही हैं, ठीक है। तो उससे होता ये है कि वो दिन के वक्त अपनी बिजली बचा लेते हैं। मतलब इसका एक बड़ा आसान सी कैलकुलेशंस बताऊंगा। आप 1 किलोवाट का सिस्टम घर पे लगाते हैं तो आप दिन के 4 यूनिट बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक जगह है, सपोज करें उनके 100 यूनिट्स की कंजम्पशन है या 20 यूनिट्स की कंजम्पशन है, तो वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं तो वो आराम से अपने यूनिट्स को दिन में निल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर इसकी ROI भी जो होती है वो विद इन 7 to 10 ईयर्स होती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको हो जाता है इसी तरह जब आप कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, दूसरा सिस्टम फिर दूसरा जो सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है। वो क्या है? हाइब्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप ज़ाहिर सी बात है सिटी के अंदर रह रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाइट भी जा रही है, ठीक है। आप तो उसमें ये होता है कि दिन के वक्त आप अपनी बिजली को बचाते हैं और उसको आप स्टोर भी कर लेते हैं साथ साथ, और आप उसको रात के वक्त अगर सपोज करें इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली गई है तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज, ठीक है। तो और दिन के वक्त आप अपनी बिजली को बचाते हैं और साथ साथ आप उनको रिटर्न भी कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने एक 5 किलोवाट का सिस्टम घर में लगाया है, 3 किलोवाट की आपकी कंजम्पशन है दिन के वक्त और 2 किलोवाट आप बचा रहे हैं। सबसे पहले वो बैटरीज चार्ज करेगा, अगर उसके बाद एनर्जी बच जाती है तो वो उसे फीड कर देगा ग्रिड को। उसी सिस्टम में, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिक की सपोज कराची में बिजली आती है तो उनको हम वापस कर दें। जी, आपको पता चलेगा कि बिजली जी बिल्कुल, उसका एक मीटर लगता है। अच्छा, उसका नेट मीटरिंग का एक मीटर लगता है और वो रिवर्स जो है वो बैक होता है और उसके बाद उसके यूनिट्स जो होते हैं वो जो कंजम्पशन होती है और जो रिवर्स होता है उसके अंदर वो यूनिट्स जो है वो नजर आते हैं। तो पैसे देते हैं फिर? जी बिल्कुल, इसके अगेंस्ट पैसे भी आपको मिलते हैं। अगर 3 मंथ्स तक आपका बिल नेगेटिव जा रहा हो तो 3rd मंथ के बाद आपको के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसे देना शुरू कर देती है। मतलब नेपरा और जो इदारे हैं वो आपको बिल के रिटर्न देते हैं। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं थोड़ी टेक्निकल बात भी ज्यादा होगी, अगर मैं कितना सिस्टम मुझे कितना जो लगभग घर में इंस्टॉल करना पड़ेगा? अगर मुझे घर में जैसे ये है कि जी 2 मेरे घर के पंखे चल जाएं, मेरा फ्रिज चल जाए, मेरी थोड़ी बहुत चीजें चल जाएं, टीवी चल जाए मेरा, या चले एक AC भी चल जाए, तो कितना खर्चा आएगा जो मैं सोलर पैनल में अगर आपके घर में 1 टन का AC है और फ्रिज है, 2-3 पंखे हैं और लाइट है, तो आपको एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे आप, ठीक है। ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का आपको सिस्टम पड़ेगा, जो कि सिस्टम प्रॉपर सिस्टम होगा। प्रॉपर सिस्टम का मतलब ये होगा कि दिन के वक्त आप प्योरली सोलराइज्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पीक आवर्स मोस्टली दिन के वक्त होते हैं और एक शाम के वक्त होते हैं। और शाम के वक्त आप अपनी बैटरी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर लाइट जाती है, लोड शेडिंग नहीं भी है, तो आप अपनी बैटरी इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने पीक आवर्स रिड्यूस कर दें। और ये तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का पड़ता है और इसके अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी यहाँ पर बात बेसिकली ये भी नहीं कि हम लोड शेडिंग से बचने के लिए, यहाँ पर बात है क्योंकि अब AC भी इतने चलते हैं, एग्जैक्टली AC भी इतने ज्यादा चलते हैं, लोगों के बिल इतने ज्यादा आते हैं। वो जब आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगी तो उसके अंदर पहले से कैलकुलेट करके और उतने पैनल्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि जो आप सपोज करें आपका जो AC है वो 1200 वाट ले रहा है, एग्जाम्पल दूंगा, तो आपके जो पैनल्स लगे हुए होंगे ऊपर वो 1800 वाट्स के पहले ही लगे हुए होंगे। जो मैं आपको सिस्टम की कॉस्ट बता रहा हूँ ना उसके अंदर वो ये चीज इंक्लूड है। तो 101% सुबह 7 या 8 बजे से लेके ये मजेदार के ना टेक्निकल। मैं मजीद जानना चाह रहा हूँ लेकिन इस वक्त शहबाज गिल साहब गुफ्ते हैं, पहले जरा वो सुनवा देते हैं। होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, शायद उसमें कोई आईफोन कोई और चीजें ऐसी आती होंगी, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। और वो फिर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से उस केस में भी आपने देखा कि वो मैं तो कैश ऐसे लेके गई थी, मेरे तो भाई के पैसे थे, वो मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही किसी को छोड़ने गई थी, मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही फिरने तुरने गई थी, वो आपने बयानात सारे सुने थे। तो ये बाहर चला जाता था सारा पैसा।
اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ زرداری صاحب اپنے جہاز میں ڈال کے جو 52 ٹرپس پہ گئے وہ جو 5200 ارب سندھ کے عوام کے نام پہ پیسہ آیا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو یہ لے اڑے. اب میں آتا ہوں ٹیکس کی طرف نمبرز اینڈ فیکٹس کے ساتھ. بلاول زرداری صاحب نے کہا فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتی اور جس سے پھر ہم کھا نہیں پاتے کیونکہ عوام پہ تو لگانا نہیں ہے. پچھلے سال انہوں نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا اس کا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ رکھا تھا خود اپنے لیے, ہم نے نہیں, انہوں نے اپنے لیے ایسٹیمیٹ رکھا تھا 128 ارب کا. کتنا جی؟ 128 ارب کا. اور انہوں نے کلیکٹ کتنا کیا؟ 105 ارب. اور اگر آپ پنجاب کو دیکھیں جہاں پر ہماری حکومت ہے تو ہم نے 27% انکریز کیا جو اپنا رکھا تھا پچھلے سال کا ہدف. ہم نے وہاں ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کا اپنا ہدف انکریز کیا. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھیں تو آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے انکریز کیا. ہمارا 39 پچھلے سال, میں آپ ان کے پچھلے سال کے نمبرز کی میں بات کر رہا ہوں, ہدف کی بات نہیں کر رہا. میں صرف ہدف کی بات نہیں کر رہا, دونوں باتیں کر رہا ہوں. جو پچھلے سال کلیکٹ ہوا اس سے فیڈرل نے بھی انکریز کیا, پنجاب نے جو ہدف رکھا تھا اس سے بھی انکریز کیا. اور کے پی کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے, کووڈ کے دوران ان کی پرفارمنس بھی ٹیکس میں ان سے اچھی ہے. تو آپ اتنے نکمے ہیں کہ آپ سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا نہیں رکھا عبور ہوتا. ہمیں یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ پرچی چیئرمین ہیں, ہمیں یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ اس ریس میں فرسٹ آتے ہیں جس میں اور کوئی نہیں بھاگا ہوتا, آپ اکیلے ہی بھاگتے ہیں. بھاگتے بھی نہیں, آپ ذرا چہل قدمی کرتے ہوئے ہی فرسٹ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے ان نمبروں سے بھی عیاں ہے کہ جس ریس میں آپ اکیلے بھاگے ترس آتا ہے آپ پہ, آپ اس میں بھی فرسٹ نہیں آتے, اس میں ہی عبور کر لیں اپنا رکھا ہوا نمبر. پھر نان ٹیکس ریونیو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نان ٹیکس ریونیو انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ 50 ارب کا رکھا تھا. کتنا جی؟ 50 ارب کا. اور جو انہوں نے کلیکٹ کیا یا حاصل کیا وہ 40 نہیں کیا, 30 نہیں کیا, 20 نہیں کیا, صرف 12 ارب کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے فٹ کیا, میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں, یہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے, یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے, یہ مجھے نہیں پتا. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 بلین اس میں سے بحریہ ٹاؤن سے لینا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ وہ 30 ارب کب لینا ہے, واقعی لینا ہے یا ان کا نام استعمال کر رہے ہیں ایک بلڈر کا صرف اس میں, ان پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. یہ سچی بات ہے کہ 30 ارب ان سے لینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 ارب ان سے لینا ہے. اچھا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ کی کوتاہی بھی مان لیتے ہیں. آجیے ادھر آج آپ کی کوتاہی بھی مان لیتے ہیں. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے سال یہ کیا کرتے ہیں. اب آپ کے ریسیویبل ہے نا, تو آپ اسے کیری فارورڈ کریں گے نا. ایک شخص سے آپ نے پیسے لینے ہیں, اگر آپ کے جائز پیسے ہیں, اگر آپ نے واقعی پیسے لینے ہیں اور وہ عوام کا پیسہ ہے اور آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اگلے سال کے جو آپ کا ہدف ہے اس میں سے آپ نے اس کو بالکل ہی حذف کر دیا, وہ کیری فارورڈ ہی نہیں ہے. آپ اگلے سال میں 50 ارب سے اس سال 12 پہ آئے, صرف کلیکٹ کیا, اور اگلے میں آپ سٹریٹ میں آپ نے ٹارگٹ ہی 24 ارب کا رکھ دیا. ہو رہا ہے اس طرح تو باپ کا ملک سمجھ کے بھی نہیں چلایا جاتا. اس طرح تو ڈاکو چور بھی ملک کو نہیں لوٹے جو آپ کر رہے ہیں. یہ آپ کر کیا رہے ہیں عوام کو تو بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہمیں ٹیکس کلیکٹ نہیں پورا کر پاتی اور ہمیں حصہ کم دیتی ہے, اور دوسری طرف آپ کی اپنے حالات یہ ہیں, تو کیا سندھ کی عوام کی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا؟ کیا سندھ کی عوام لاوارث ہے؟ نہیں, ہم آواز اٹھائیں گے, کیونکہ ہمیں سندھ کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہم آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اپوزیشن ہوتی کیوں ہے؟ اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے جو آپ کے وہاں پر ممبران جو حرکتیں کرتے ہیں گالیاں دینے کے لیے گندی,
नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको एक एक रुपया मिलता है उसका आप जवाबदेह हैं, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। इसमें एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। सिंध की एडीबी डेवलपमेंट बजट जो होता है, आप बताते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, यही आप सुनते हैं ना, वफाक ने हमें पैसा नहीं दिया, आपने यही सुना होगा, सारे दोस्तों ने यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत नहीं बात कह रहा। तो इसका मतलब है कि पैसे कम पड़ गए, हमने कोई स्कीमें करनी थी, यही मतलब होता है। यार मैंने कोई काम करवाने थे, मेरी आवाम के जैकबाबाद के अस्पताल में गधे बंधे हुए हैं, आजकल तो बिलावल को गधों से बड़ा प्यार है। वो जिन लोगों ने सिंध अंदरून का दौरा नहीं किया, उन्हें नहीं पता क्यों प्यार है बिलावल को गधों से। जिसने अंदरूने सिंध का दौरा किया हो, उसे जब बिलावल गधों का बार बार जिक्र करते हैं असेंबली में, तो उसे पता होगा कि बिलावल क्यों गधों का जिक्र कर रहे हैं और इन्हें क्यों प्यार है। क्योंकि आप किसी अस्पताल जाएं, थाने जाएं, स्कूल जाएं, उसमें गधे बंधे हुए हैं। बात को तंज ना समझ लीजिएगा कि मैं किसी इंसान को गधा कह रहा कराची हूं। में मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, और इससे पहले हम बात कर रहे थे जनाब कि आपके घर में कम कीमत में सोलर सिस्टम क्या आसानी से लग सकते हैं या नहीं लग सकते। तो मुर्तज़ा हमारे साथ जो हैं सोलर एनर्जी एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज़ मुर्तज़ा, मैं चाहूँगी दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। आप वहाँ रुके थे कि जनाब बिजली आप वापस सिस्टम में दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि जैसे बाज हाइब्रिड गाड़ियां जब आपके इल्म में है कि वो आ रही थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इनकी बैटरी लाइफ एक होती है, उसके बाद पता नहीं इतनी महंगी बैटरी आती है, तो लोग सोचते थे कि इनिशियली वो गले ना पड़ जाए। इनकी बैटरीज का और इनकी मेंटेनेंस का क्या सिलसिला है, कितने अरसे बाद आपको जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब जो एक कंपनी है फ्रोनस, मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा। फ्रोनस कंपनी जो है उसने अपनी एक लिथियम बैटरी लॉन्च की है, उसकी प्राइस जो है ना वो पाकिस्तान में मिलने वाली लेड एसिड बैटरी के बिल्कुल बराबर है। एंड द लाइफ साइकिल इज लाइक 5 years, वो 5 years की वारंटी देते हैं। अच्छा। इन्वर्टर भी वो IP65 ले आए कि डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है वो। तो इसका मतलब ये है कि उसकी 5 years की लाइफ है, और 5 years के अंदर अगर वो खराब भी होता है तो वो कंपनी आपको उसको रिप्लेस करके देती है या रिपेयर करके। यानी कि आपने एक दफा एक सिस्टम लगा लिया तो 5 years के लिए आप जो हैं वो उसको समझ लें आपने इंश्योरेंस ले लिया। 5 साल बाद जो आपको दोबारा उस पर अखराजात करने होंगे वो कितने होंगे? बेसिकली होता यह है कि इसमें आपकी वारंटीज इंक्रीज होती हैं। अच्छा। 5 साल के बाद इसके अंदर जो आपका जो इन्वर्टर आपने लगाया है, बेसिकली कंपनीज जो होती हैं इसको इन्हेंस करती हैं अप टू 10 और 15 years तक। द कॉस्ट विल बी लाइक, अगर आपने 1 लाख रुपए का सिस्टम लिया है तो कॉस्ट जो आपको 5 years इन्हेंस करने की आएगी वो 25,000 आएगी ओनली। अच्छा। और आपकी वारंटी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी अप टू 10 years। ठीक है, इसी तरह से जो बैटरीज लाइफ है, बैटरी की जो असल लाइफ आप कैलकुलेट करेंगे लिथियम आयन की जो फ्रोनस ला रहा है उसकी 5000 साइकिल्स हैं। 5000 साइकिल्स का मतलब ये है कि अगर आप उसे ईयर्स के अंदर डिवाइड करें तो वो 8 years बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो जो 5 years जो लाइफ है, whichever comes first वाला फॉर्मूला नहीं है। नहीं, whichever comes first वाला फॉर्मूला नहीं। बेसिकली देखें, आप दिन की एक साइकिल इस्तेमाल करते हैं, लाइट जाती है एक बार, ठीक है, अगर 2 बार भी जाती है तो 2 साइकिल्स। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं कराची की बात करूंगा। एक बार तो नहीं जाती यहाँ पर असल में तो मसला ये होता है यहाँ कि पर मैं तो बताता आती एक बार है जी जी, उसके बाद जाती रहती है। नहीं, वो असल में होता क्या है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि एक बार लाइट चली गई, वो डिस्चार्ज हो गई, ठीक है, अब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई। कंप्लीट डिस्चार्ज को हम एक साइकिल कहते हैं। कंप्लीट डिस्चार्ज होके चार्ज करने को आप एक साइकिल कहते हैं। ओह, तो ये 500 साइकिल, तो ये 5000 साइकिल, 5000 साइकिल, ठीक है, इट्स नॉट 500। अब जो हमारे पास जो लेड एसिड बैटरीज आ रही हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल आराम से मैसर हैं, वो जो उनकी साइकिल्स है वो 1000, 1200 मैक्सिमम और 1500 तक है, और उनकी वारंटीज जो आपको मिलती है वो 6 months मिलती है। और आपने अगर घरों में सबने यूपीएस लगाया हुआ है तो वो 1 साल 1.5 साल बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। इन बैटरीज का एडवांटेज ये है कि एक तो ये लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये काफी लंबा अरसा चलती है। मतलब 7-8 साल तो आराम से आप निकाल आराम लेते से हैं। इसको गुजार सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि मैं अपने जो भी हमसे बात करते हैं या मुझसे मशवरा लेते हैं तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार आप स्टार्टिंग में ही एक्सटेंडेड वारंटी लें, क्योंकि वजह ये होती है, और टियर 1 ब्रांड से लें। देखिए, जो फ्रोनस है ना, वो फ्रोनस पाकिस्तानी ब्रांड है, कल को ये बंद हो सकता है, लेकिन होता ये है कि वो जहाँ से ला रहे हैं वो टियर 1 कंपनी है। टियर 1 का मतलब ये है कि वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल है, तो वो कंपनीज जो है वो कहीं नहीं जाएंगी। कंपनीज की भी टियर्स होती है ना, टियर 1। अच्छा, अब ये बताएं कि ये तो जाहिर है आपने एक एस्पेक्ट दे दिया, लेकिन जो गरीब की अगर हम बात करें तो ऐसे घराने भी होते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी बराह रास्त नहीं पहुँचती, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं इस तरीके से,
اس کے اندر کیسے ایک بندہ 300 اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے چھت تک جانے کی یا اس طرح سے وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے آج پاکستان میں خیر اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن دبئی وغیرہ میں یہ آ گئی ہے کہ جتنے آپ کے جو فرنٹ کے شیشے جو یا جو اب جیسے ونڈوز کہتے ہیں وہ ونڈوز جتنی بھی ہیں وہ سولر پینل ہے، ٹھیک ہے، اور اب تو خیر برکس بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ پاکستان آتے آتے میرے خیال سے 2-3 سال لگ جائیں گے، اور 5 سال لگ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپارٹمنٹس کے اندر دیکھیں بجلی جو بچت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی مینٹیننس کی فارم میں، کہ بجلی جو اپارٹمنٹ کے اندر یوز ہو رہی ہے اس میں لفٹ یوز ہو رہی ہے، اس میں جو بقایا جو چیزیں ہیں جو آپ کی جیسے جنریٹر کی کاسٹ ہے یا پھر آپ کی جو مینٹیننس کاسٹ ہیں وہ ساری لگ رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو لفٹس ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ اپارٹمنٹس کے اوپر آپ ان لفٹس اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سولر پینلز لگا دیں، تو یہ جو آپ کی چیزیں ہوں گی وہ فری ہو جائیں گی، تو آپ کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو آپ وہ بات کریں، میں تو انڈیویجول ایفرٹس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ اپارٹمنٹس کا جال ہے اور بیشتر اپارٹمنٹس جو پرانے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر لفٹس کا نظام موجود نہیں ہے، جو کہ ظاہر ہے جی بالکل بالکل ایگریڈ۔ تو وہاں پر اگر انڈیویجولی کوئی شخص ایسا کرنا چاہے کہ جی میں نے پینل لگانا ہے اور میری کیپیسٹی اتنی ہے کہ 1 کلو واٹ لیٹ سے کہ وہ لگانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ٹاسک، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رائٹ ناؤ پاکستان میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ونڈوز کے اوپر لگ رہے ہیں جو پینلز آ رہے ہیں جو برکس آ رہی ہیں، اب کیونکہ یو ایس کے اندر برکس آ گئی ہیں وہ پاکستان میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اگر وہ اویلیبل ہوں تو ہر بندہ چاہے وہ فلیٹ میں رہتا ہے چاہے وہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اپنی آؤٹر سائڈ کو یوز کرتے ہوئے سولر انرجی، دیکھیں سورج کی روشنی ضروری ہے، اگر سورج کی روشنی نہیں آئے گی تو پینل پروڈیوس نہیں کر سکیں گے الیکٹرسٹی۔ بالکل جی، بہت شکریہ جی۔ مرتضی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور دیکھیں بھائی وہ لوگ جو کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ پیسے سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں پر آپ انٹرنیشنلی انسٹال کر سکتے ہیں اور سورج کی روشنی اس پہ پڑنا بھی ایسا ہی ہے کہ انٹرنیشنلی یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے یہ اپارٹمنٹس ہیں مثال کے طور پر، ایسے ہی کہیں پہ سورج کی روشنی نہ ہو، ایکسیس نہ ہو، تو آپ ایک دور کسی جگہ پہ جا کے پینل لگائیں اور وہاں سے جو ہے وہ گرڈ کے ذریعے بجلی لا کر آپ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کنڈے لگ جائیں گے اور یہاں اس میں بھی کنڈا سسٹم آ جائیں گے، آپ اس لیے پینل ہی آپ کو وزیرستان سے جا کے مل رہا ہوں۔ چلیں جی، اب ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلان کے مطابق قومی خواتین کرکٹ ٹیم اور قومی خواتین ایک کرکٹ ٹیم جو ہے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ویسٹ انڈیز کا دورہ بھی کریں گی، اور یہ دونوں ٹیمیں وہاں محدود طرز کی کرکٹ پر مشتمل سیریز کھیلنے جا رہی ہیں۔ جی بالکل، سیریز کھیلنے جا رہی ہیں اور دونوں ٹیمیں 23 جون کو لاہور سے اینٹیگا روانہ ہوں گی، اور یعنی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کل۔ جی بالکل جی، اور ساتھ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے دورہ کیریبین میں 3 T20 اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز بھی شامل ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران ہم نے دیکھا کہ قومی خواتین اے جو کرکٹ ٹیم کا یہ کسی بھی ملک کا فائنلی پہلا دورہ ہے، اور قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا گزشتہ 4 ماہ کے دوران یہ تیسرا بین الاقوامی دورہ ہے۔ تو جناب اسی پر ہم فردر بات کر لیتے ہیں، ندا ڈار جو اپنے پلیئر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ندا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بتائیے گا کہ یہ کیسا شیڈیول ہے اور خاص طور پر یہ جو کورونا کا یہ جو پینڈیمک آیا تھا اس نے کتنا افیکٹ کیا ہے آپ کی سیریز کو، انٹرنیشنل ہوں یا ڈومیسٹک ہوں؟ تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل اوبیسلی یہ تو پینڈیمک کا پوری ورلڈ میں ہی بہت زیادہ ہے پرابلم اور ہرٹ کیا بہت سارے لوگوں کو، لیکن اور اسی وجہ سے ایکچولی ہمارے بھی کافی سارے میچز جو ڈومیسٹک ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہو پائے، لیکن اس دوران ہم نے جتنی بھی ہمیں فیسلٹیز ملی ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ٹریننگ سیشنز ہمیں ملتے رہتے تھے، پلانس ملتے تھے پی سی بی سے، تو جس کو جو جتنا بھی اسپیس ملتی تھی وہاں پہ وہ کر لیتا تھا۔ اس کے دوران بھی ہم لوگ ہائی پرفارمنس کیمپس ہمارے لگتے بھی رہے ہیں، اور این سے بھی ہم جا کے ٹریننگ کرتے رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت کو بہت زیادہ ڈیلے نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر کام کیا، فٹنس پہ بھی کام کیا، اسکل لیول بھی ہم نے امپروو کیے، اور پی سی بی نے کافی کیمپس بھی ہمارے آرگنائز کروائے ود ان دا فیسلٹیز جو ہم اویلیبل تھی ہمیں، اور اچھی تیاری ہمیں ملی۔ اچھا ندا، اتنے عرصے بعد آپ لوگ بھی باہر جا رہے ہیں یہ میچ کھیلنے کے لیے، تو کتنی ایکسائٹیڈ ہے ٹیم میں، کتنی ایکسائٹمنٹ ہے لڑکیوں میں؟ آف کورس ہر کوئی ایکسائٹیڈ ہے، ایک تو ویری فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم اور پاکستان اے ٹیم کا اکٹھے ہی اسکواڈ جا رہا ہے ویسٹ انڈیز میں، اور ایکسائٹمنٹ تو ہے ہر ایک کو، اور اوبویسلی سب نے بڑی زبردست پریکٹس بھی کی ہے، اور ہمیں جتنی جو پیچھے ہم نے کنڈیشنز ہم نے اڈیپٹ کر کے اس کے لیے تیاری کی ہے بڑی زبردست ہے، تو انشاءاللہ ہوپ فل ہے کہ یہ والے میچز ہم انشاءاللہ بڑے اچھے سے ون کریں گے۔ اوکے، اور زمبابوے والا جو ٹور تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک انسان کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ باہر جا کے کس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ہے کیریبین کی کنڈیشنز کمپیئر ٹو زمبابوے؟
हाँ जी, डिफरेंट है, हर जगह की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, वेदर का बड़ा उसमें अमल दखल होता है। और पहले भी हमने वेस्ट इंडीज की भी है सीरीज वहाँ पे, लेकिन एंटीगा हम वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और अच्छा। वहाँ की कंडीशंस को फौरन प्रूव करेंगे। वैसे कराची का वेदर जो है, क्योंकि हमारा कैंप कराची भी लगा रहा, तो कराची का जो वेदर है वो काफी ज्यादा उससे रिजेंबल करता है एंटीगा से, तो हमने काफी सारी कंडीशन को प्रूव करके अच्छी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह ताला आगे की तैयारी। इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक निदा, जाएं और जनाब हम वहां जाके गेम करके आ जाएं और जीत कर आए। बहुत शुक्रिया जी निदा डार, हमारी कौमी टीम की एक मेंबर हमारे साथ मौजूद थी सर। जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। दुख इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार एधी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका किरदार हमेशा जिंदा रहेगा और दुनिया भर में उनकी शोहरत का एक सबूत ये भी है कि हर कोई, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, वो अपने ताईं उनको एक ट्रिब्यूट पेश करता है। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं जनाब, वो कोयटा में एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अब्दुल सत्तार एधी की एधी चौक पर जो मुजस्मा जो है वो बनाया है और 17 फुट लंबा ये मुजस्मा ये है और निहायत ही खूबसूरत मुजस्मा है कि इनको देख के दिल करता है कि इसकी वजह से भी मुझे कोयटा जरूर जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो इसहाक लहड़ी साहब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इसहाक साहब, बड़ा ही शानदार आपने मुजस्मा बनाया है, कैसे ख्याल आया कि जी ईदी साहब का, क्योंकि इससे पहले आप बनाते थे, आप कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से आप चीज़ें करते थे, ये कैसे ख्याल आया कि शख्सियात की तरफ जाना चाहिए और फिर शख्सियात में भी अब्दुल सत्तार ईदी साहब? जी ऐसे है कि ईदी साहब मेरे लिए शुरू से ही इंस्पिरेशन रहे हैं। अच्छा। बल्कि मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि मैंने उनका एक स्कल्पचर बनाना है, तो उसके लिए पहले ये था कि मेरा इरादा था कोई 120 फीट का उनका एक स्कल्पचर बनाने का, जो पाकिस्तान का क्या बल्कि दुनिया में तकरीबन 6-7वें नंबर पे होना चाहिए था उसको। अच्छा। तो ये मैंने जिक्र किया अपने एक जानने वाले दोस्त से, मैंने कहा जी मैं ये बनाना चाहता हूँ, मुझे फंडिंग की ज़रूरत है क्योंकि मेरे अपने वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्कल्पचर बना सकूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो तो चूँकि बहुत बड़ा स्केल है और उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, आप ये करें कि फ़िलहाल उनका एक थोड़ा सा छोटा स्कल्पचर बना लें। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए पहले एक छोटा स्कल्पचर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बड़ा स्कल्पचर बनाऊँगा। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इतने स्केल पे ये स्कल्पचर बनाएं कि अगर हम किसी जगह इसको प्लेस करें तो ये दूर से नज़र आए। सही। तो इसके लिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको 17 फीट पे बनाते हैं, 3 टाइम लाइफ साइज से जो है बड़ा। बिल्कुल। तो फिर ये काम मैंने स्टार्ट किया दिसंबर में उसमें सिब्बी में, क्योंकि क्वेटा का वेदर हमें सपोर्ट नहीं करता था, उस वक्त बहुत शदीद सर्दियाँ थी। तो मैं सिब्बी चला गया, वहाँ पे मैंने ये काम स्टार्ट किया और 3 महीने की कलील मुद्दत में मैंने ये स्कल्पचर कंप्लीट किया। देखो अब ये मुजस्मा हम जो देख रहे हैं लहरी साहब, ये हकीकत के बहुत 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 करीब है। मतलब हमने एदी साहब को देखा हुआ है, एदी साहब के पाँव में जो जूती होती थी वो टूटी हुई होती थी, साइज से बड़ी होती थी, और अभी जो आपको मुजस्मा भी देख रहे हैं वो भी एग्जैक्टली रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब लग रहा है, जैसे हम एदी साहब को वैसे नॉर्मली देखते थे। आपने बताया कि 3 माह का आपको टाइम मिला, 3 माह में आपने मुजस्मा कंप्लीट किया, ये तो बड़ा मुख्तसर वक्त है, आपने तो फिर दिन रात लगा दी होंगे इसमें। जी बिल्कुल, ऐसे था कि जब हम वहाँ पे थे तो मैं सुबह उठता था और काम स्टार्ट करता था और फिर हम रात गए तक, जब तक हम मुकम्मल तौर पे थक नहीं जाते थे हम अपना काम जारी रखते थे। मेरे साथ 3-4 लोग और भी थे जो मेरी लेबर थी, वो भी मेरे साथ काम करते थे। तो फिर ये है कि हमने कभी ये नहीं देखा कि वक्त कौन सा है, हमने सिर्फ काम पे फोकस किया। अच्छा, और इसके अंदर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का से भी कोई मदद ली गई है? आपने इसमें फाइबर ग्लास इस्तेमाल किया गालिबन, इसमें और नॉर्मल स्कल्पचर्स जो हैं उनमें फ़र्क क्या होता है? फाइबर ग्लास तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मल तो वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होते हैं, मार्बल में भी होते हैं, जो हमारा पुराना तरीक़ाकार था मार्बल का, वो कार्विंग का, क्योंकि वो बहुत सख्त मेथड है, वो यहाँ पे इस्तेमाल एंड इट टेक्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत टाइम चाहिए होता है मार्बल को कार्व करने के लिए। तो ये है कि ये जो हमने तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये भी पुराना तरीक़ाकार था, प्लास्टर से मोल्डिंग कास्टिंग करनी, क्योंकि हमारे पास बजट कम था। अदरवाइज़ तो ये है कि अभी RTV2 जिसको कहते हैं, रबड़ के मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बजट की गुंजाइश होती है
تو اس میں ربڑ کے مول استعمال ہوتے ہیں, وہ زیادہ فائن آتے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال سے نا مطلب باقی حکومتی سطح پہ بھی سپورٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ریری صاحب کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اقبال پارک میں علامہ اقبال کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا تھا, اور وہ مجسمہ بنایا بھی وہاں کے مالیوں نے تھا, تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس مجسمے کو وہاں سے ہٹانا پڑا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جناب پہنچ گیا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ اپنے ہیروز کے مجسمے کیسے بناتے ہیں. سرکاری سطح پر آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کام کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ آرٹ کے لیے جو ہے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے, یا آرٹ کو جو ہے اس طرح سے نہیں لیا جاتا. ورنہ تو یہ ہوتا کہ مجھے یہ اسکلپچر بنانے کے لیے بہت سارے لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاتے. ایسا نہیں ہوا. کوئی ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے میری ہیلپ کی, اور وہ بھی کوئی 60% ان کی ہیلپ تھی, اور کوئی 40% کے قریب. اگلا مجسمہ کس کا بنانے جا رہے ہیں آپ, یہ بتا دیں. اگلا جو ہے میری خواہش تو یہ ہے کہ جتنے لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے سب کچھ کیا ہے, میں ان کے اسکلپچرز بناؤں. تو ادیب رضوی صاحب جو ہے وہ ان کے اس کے بعد ادیب رضوی صاحب کا ہے, پھر جو ہے ڈاکٹر رود فاؤ کا ہے, پھر مدر ٹریسا کا ہے. ادیب رضوی صاحب اور ڈاکٹر رود فاؤ, یو آر ویری رائٹ, پھر مدر ٹریسا, اور اللہ پاک ان کو سلامت بھی رکھے. ادیب رضوی صاحب کی بڑی خدمات ہے جناب پاکستانی قوم کے لیے. سر بہت شکریہ جی, میرے ساتھ موجود تھے. اور اب یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ شاد رہیے, آباد رہیے. کل میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.